हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों जनरल नॉलेज की इस सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इस सीरीज़ में दोस्तों हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से संबंधित दो क्वेश्चन जबकि 2 क्वेश्चन हम मिसलेनियस को लेते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? और आपके ऑप्शंस हैं लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सारनाथ। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, यह चारों ही जो स्थान हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादातर एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि महात्मा बुद्ध जी का जो बचपन का नाम था वह था सिद्धार्थ और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था वर्ष 563 ईसा पूर्व में। इसके बाद दोस्तों बिहार के बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, सारनाथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक स्थान है, तो सारनाथ में उन्होंने सबसे पहली बार अपना जो है उपदेश दिया था, जो कि इस प्रश्न का उत्तर भी है। और इस प्रथम उपदेश को दोस्तों धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना भी जाता है। साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूँ कि उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर जिले में उनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई और यह कुशीनगर क्षेत्र है जो दोस्तों यह बौद्ध संप्रदाय के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि कुशीनगर में ही उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि अभी कुछ समय पहले ही खोला गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में जो बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों पार्श्व, नागार्जुन, वासुमित्र या फिर शूद्रक ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 वासुमित्र। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि महात्मा बुद्ध के बाद अभी तक के इतिहास में बौद्ध धर्म के कुल 4 प्रमुख बौद्ध संगतियाँ हुई हैं और उनको इस लिस्ट में आपको दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वह वर्ष 483 ईसा पूर्व में हुई थी और यह अजात शत्रु नामक शासक के शासनकाल में राजगृह में आयोजित कराया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। जबकि दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति जिसका आयोजन वर्ष 383 ईसा पूर्व में किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी संबकामी ने और इसको दोस्तों काला अशोक ने वैशाली नामक स्थान पर आयोजित करवाया था। जबकि तीसरा बौद्ध संगति दोस्तों 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा पाटलिपुत्र में आयोजित कराया गया था और इस जो है कि संगति की अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिस ने। साथ ही बता दूं दोस्तों कि जो चतुर्थ एवं अंतिम बौद्ध संगति थी उसको 72 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कराया गया था, कश्मीर में इसका आयोजन कराया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बड़ा ही टेक्निकल है दोस्तों। देखिए प्रश्न है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 राज्यसभा। और देखिए दोस्तों यह प्रश्न जो है IAS, UPPCS साथ ही BPSC के एग्जाम्स में भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपको बता दूं कि जो राज्यसभा होती है हमारे देश के जो संसद के 2 भाग हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसमें राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है और दोस्तों इसमें सदस्यों की कुल संख्या जो होती है वह है वर्तमान समय में 245 जो कि अधिकतम 250 हो सकती है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए दोस्तों जो है कि 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होना जरूरी है, जबकि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों का होता है। और दोस्तों यह एक, जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि यह एक स्थायी सदन है, तो स्थायी सदन का मतलब क्या है कि इस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता है और इसके जो सदस्य हैं वह हर दूसरे साल
जो है कि 1/3 सदस्य अपना स्थान छोड़ते हैं और उनके जगह पे दूसरे नए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यह सदन स्थायी रूप से चलता रहता है और कभी भंग नहीं होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 14 दिन, 1 माह, 6 माह या फिर वह जब तक कि वहाँ पर पारित न हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 14 दिन। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जो विधेयक होते हैं, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी अगर यह डिसाइड हो जाए कि यह धन विधेयक है तो उसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और इसके बाद वहाँ से जब यह पास हो जाएगा तो फिर इसे भेजा जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा अपने कुछ भी जो है कि नोट के साथ उसको 14 दिन के अंदर उसे वापस करना ही होता है। अगर वह वापस नहीं करेगी 14 दिन के अंदर तो उसे यह मान लिया जाएगा कि यह विधेयक अब पारित हो चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड कर्नाटक। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने इस जो है कि भारत का एकमात्र जो यह स्वर्ण खदान है इसको बंद करने की घोषणा किया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि भारत में जो हीरा की खानें हैं वह मध्य प्रदेश के पन्ना में, जबकि तांबा की खानें खेतड़ी राजस्थान में और यूरेनियम की खानें जादूगोड़ा झारखंड में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या फिर पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड झारखंड। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जो प्रश्न है इसमें ध्यान दीजिएगा कि संचित कोयला भंडार की बात हो रही है। तो पूरे देश भर का जो कोयला भंडार है उसका 40% कोयले का भंडार जो है वह झारखंड राज्य में स्थित है, जो कि वर्ष 2000 में जो है कि बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो यहाँ पर संचित भंडार हैं, लेकिन दोस्तों इसमें हमेशा परिवर्तन ये तो हो गए, लेकिन अगर दोस्तों प्रोडक्शन की बात होगी कहीं पर भी तो ये हमेशा इन्हीं 4 राज्यों में आगे पीछे होते रहते हैं। और जैसे कि दोस्तों वर्तमान समय में आज की डेट की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वह अब बन गया है उड़ीसा राज्य। यहीं पर दोस्तों अगर इन राज्यों के कोयला खदानों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों कोरबा नामक स्थान पर, जबकि उड़ीसा में तालचर और हिमगिरी रामपुर नामक स्थान पर, और झारखंड के झरिया, बोकारो तथा पश्चिमी बंगाल का रानीगंज जो क्षेत्र है वहाँ पे कोयले के भंडार हैं। साथ ही बता दें दोस्तों कि यह जो पश्चिमी बंगाल का रानीगंज कोयला भंडार है यह हमारे देश का सबसे पुराना कोयला भंडार है, जहाँ पर सबसे पहले कोयला निकाला गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों साइंस के क्वेश्चन की तरफ, और पहला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों डायनेमो, हीटर, मोटर या फिर बैटरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ बैटरी। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा को न क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसे उत्पादन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। ऊर्जा को सदैव एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। यहाँ पर दोस्तों इस चार्ट में मैंने कुछ यंत्रों को लगा रखा है जो ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। तो दोस्तों पहला है डायनेमो। डायनेमो जो है दोस्तों वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि दोस्तों हीटर जो है कि हीटर आपने देखा ही होगा, उसको आप बिजली में लगाते हैं और उसमें फिर उष्मा निकलती है, हीट निकलती है। तो हीटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को उष्मी ऊर्जा में बदलता है। जबकि मोटर बहुत ही सिंपल उदाहरण है दोस्तों, आपके घरों में पंखा होगा, पंखे को आप देखते होंगे उसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और फिर वह गोल गोल घूमता है, आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर सोलर सेल। जैसा कि आप जान रहे हैं आजकल करंट जो समय चल रहा है इसमें सौर ऊर्जा का बहुत यूज हो रहा है। तो दोस्तों आप सोलर प्लेट जो देखते होंगे उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वह सूरज की रोशनी उष्मा के फॉर्म में पड़ती है, हीट के फॉर्म में पड़ती है, और फिर वह उसे कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर विद्युत ऊर्जा में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ऑडियोमीटर या फिर अमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ऑडियोमीटर। जैसा कि दोस्तों आप ऑडियो से समझ भी पा रहे हैं, ऑडियो का काम ही मतलब कुछ न कुछ सुनने या संगीत
या फिर कुछ आवाज़ हो रहा है तो उसका ही मतलब हो गया दोस्तों ऑडियोमीटर। यहीं पर दोस्तों अगर हम और भी इस तरह के यंत्रों की बात करें तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों दूध की शुद्धता को मापने के लिए। यहाँ पर दोस्तों एक बात और भी बता दूं कि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए इसको लैक्टोमीटर कहा जाता है। जबकि दोस्तों पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभव नापा जाता है। अमीटर का यूज किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए। वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत का वोल्टेज मापने के लिए। जबकि दोस्तों अल्टीमीटर का यूज किया जाता है किसी भी ऊंचाई को मापने के लिए। और बैरोमीटर दोस्तों एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम दाब को मापते हैं। जैसा कि हम लोग बताते हैं कि वायु दाब इतना चल रहा है, उसे मरकरी के पैमाने पर लेते हैं, तो वह दोस्तों जो होता है वो बैरोमीटर ही होता है, जो हमें बताता है कि वायुमंडलीय दाब या कोई भी दाब कितना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों IAS के एग्जाम में और साथ ही UPPCS के एग्जाम में भी वर्ष 2008 और 2009 में पूछा गया है। प्रश्न है दोस्तों, तेल का एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 131 लीटर, 159 लीटर, 257 लीटर या फिर 321 लीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 159 लीटर्स। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कई बार आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। प्रति बैरल जो है कि उसका जो रेट है वह आज $5 बढ़ गया, $10 बढ़ गया। जैसा कि दोस्तों आज की डेट की बात करें तो लगभग $65 प्रति बैरल के हिसाब से आज का डेट चल रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों वाटरमैन, ग्राहम बेल, चार्ल्स बैबेज या फिर रदरफोर्ड। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों और इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड चार्ल्स बैबेज। यहीं पर दोस्तों अन्य ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो फाउंटेन पेन की खोज की गई थी वाटरमैन के द्वारा। जबकि दोस्तों टेलीफोन की खोज जो है वह ग्राहम बेल ने किया था। और यहीं पर दोस्तों रदरफोर्ड जो थे उन्होंने प्रोटॉन नामक कण की खोज की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो दोस्तों जो प्रोटॉन है उसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। जबकि दोस्तों डायनामाइट की खोज की गई थी अल्फ्रेड नोबेल जी के द्वारा और इन्हीं के सम्मान में प्रतिवर्ष जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। जबकि दोस्तों टेलीविज़न की खोज किया था जेएल बेयर्ड ने। अब दोस्तों बारी है आज के लिए आपके प्रश्न की। तो दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है, जादूगोड़ा नामक स्थान पर किस खनिज की खानें हैं? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों कोयला, लोहा, यूरेनियम या फिर थोरियम। हमेशा की तरह दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको मिल गया होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले सैटरडे को सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।